हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड, पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे समक्ष जो यहाँ पर बुक आया है वो आया है एससीपी। अब एससीपी के अंतर्गत देखा जाए तो सभी बच्चों को जो है मैथ के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और उसमें कुछ समझ नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं पंजाब के प्रमुख जो है ऐतिहासिक स्थान को लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर पहला जो है पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं पंजाब के ऐतिहासिक स्थल के अंतर्गत तक्षशिला। कहते हैं तक्षशिला का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि एक विद्या का केंद्र था और इसके बारे में जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखता है। लेकिन तक्षशिला के बारे में विस्तार पर बताने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और इसको शेयर करने के लिए कुछ और नहीं करना है, सिर्फ लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। इतना कार्य करने से देखिए दोस्तों, दूसरे बच्चों की मदद हो जाती है और ये मदद की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए क्योंकि कहते हैं आज की दुनिया में हर कोई जो है अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है। लेकिन इस स्वार्थ के भरा दुनिया में अगर आप कुछ अच्छे कहिएगा तो ये आपको भी मन को शांति मिलेगी, इसलिए शेयर जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है समय समय पर जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इससे आगे बढ़ सकोगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है, ठीक है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लीजिए, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। देखा जाए अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब के इतिहास स्थल के अंतर्गत तक्षशिला का, तो तक्षशिला तो आपको पता ही होगा, ये विद्या केंद्र के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो है पढ़ाई की जो है बातें होती थी। तो कहते हैं तक्षशिला शहर प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक प्राथमिक महत्व का स्थान है क्योंकि ये पंजाब के रामापिंडी में है यानी पाकिस्तान में है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तक्षशिला जो है प्राचीन पंजाब के रामापिंडी जिले में एक प्राथमिक महत्व का स्थान है। तक्षशिला जो है इस्लामाबाद एवं रामापिंडी से पश्चिमोत्तर दिशा में है, यानी देखा जाए तो इस्लामाबाद और रामापिंडी से पश्चिमोत्तर दिशा में है और 32 किलोमीटर दूर ग्रेट ट्रैक रोड पर समुद्र की सतह से 549 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ये तक्षशिला का जो है मैप है कि ये जो है इस्लामाबाद रामापिंडी से पश्चिमी उत्तर दिशा में है और 32 किलोमीटर दूर ग्रेट ट्रैक रोड पर समुद्र की सतह यानी समुद्र की सतह से जो है 549 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और वर्तमान में यह रामापिंडी जिले के तक्षशिला तहसील का मुख्यालय भी यहाँ पर है, यानी वर्तमान यह रामापिंडी जिला के तक्षशिला तहसील का मुख्यालय भी यहाँ पर स्थित है। और कहते हैं प्राचीन तक्षशिला, जिसका साहित्यिक नाम काटे पत्थर का शहर, यानी तक्षशिला को जो है नाम से जाना जाता था कटे पत्थर का शहर या रॉक ऑफ ताशा, और यह मध्य पश्चिम और पश्चिम एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत के केंद्रीय स्थान पर स्थित था। चीनी यात्री फ्रांस सन 405 ईस्वी में तक्षशिला आया था। देखिए चीनी यात्री के बारे में पढ़ा होगा, फरियान के बारे में, जो सन 405 ईस्वी में तक्षशिला आया था और उसने अपनी पुस्तक में इसे राज्य चुहासिलो का वर्णन किया है, यानी इसके बारे में इसने भी जो है अपनी पुस्तक में लिखी। इसी तरह का दूसरा जो है चीनी बौद्ध भिक्षु जो सन 630 ईसा पूर्व में एवं 643 से 2 बार भारत आया था, उसने इस नगर को काटाचासिलो कहा। लेकिन जो आया उसका जो है नया नाम दिया और इसे देखा जाए तो प्लाटमी की
जो है ज्योग्राफी में इसे तक्षशिला कहा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन संदर्भ के अनुसार अगर तक्षशिला नाम का हम अर्थ जाने तो कहते हैं नाम राजा तक्ष, जो कि राजा भरत का पुत्र था, यानी तक्ष जो था राजा भरत का पुत्र था, के नाम पर जो है इसके पड़ा। कहते हैं राजा भरत भगवान राम के छोटे भाई थे और इनके छोटे भाई के बेटे के नाम से जो है तक्ष के नाम से इसको तक्षशिला रखा गया। और यह मान्यता भी है कि तक्ष सौदा नामक राज्य के राजा थे और उन्होंने ही तक्षशिला शहर के परंपरागत ढंग से बसाया था। और यह भी माना जाता है कि सबसे पहले तक्षशिला में वैश्यापन द्वारा, जो कि व्यास ऋषि के शिष्य थे, ऋषि व्यास के आदेश से नाग के बलिदान के समय महाभारत का पाठ किया गया था। तो ये देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पे भी इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तक्षशिला का वर्णन बौद्धों के जातक कथाओं में भी कई बार आता है। देखा जाए तो श्रीलंका में 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें भी जो है तक्षशिला के विषय में चर्चा की गई है। जातक साहित्य के अनुसार यह नगर गांधार प्रदेश की राजधानी था। देखा जाए जातक साहित्य के अनुसार ये गांधार प्रदेश की राजधानी थी और एवं शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कहते हैं यहाँ पर बहुत लोगों ने जो है शिक्षा ग्रहण किया है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि यहाँ के जो शिक्षक थे चाणक्य, उसके द्वारा पढ़ाया गया। तो देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जब सिकंदर के विजय अभियान के समय प्राचीन भारत में तक्षशिला पश्चिमी पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, जब विजय हासिल किया था, तो इस समय तक्षशिला जो था पश्चिमी पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर था। और भारत पर ईसा पूर्व सन 326 में सिकंदर द्वारा किए गए आक्रमण के समय अम्बी, जो कि तक्षशिला का शासक था, अम्बी जो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था और इसने जो है सिकंदर को आमंत्रण दिया था, ने सिकंदर का स्वागत भी बहुत जोरदार शब्दों में किया था। कहते हैं वो इसलिए इसका स्वागत किया क्योंकि वो पोरस को हराना चाहता था। अम्बी सिकंदर को इसलिए यहाँ पर निमंत्रण भेजा और बुलाया और स्वागत किया क्योंकि वो अपने दुश्मन पोरस को हराने के लिए उसने सिकंदर को मदद भी की। तो ऐसा ही हमेशा चलता रहा है हमारे राजनीति में कि हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो यहाँ पर अम्बी ने भी सिकंदर को बुला के जो है अम्बी को पोरस को हराने की कोशिश किया, लेकिन जो है इसका चाल ही उल्टा पड़ गया। इसके बारे में आप जो है यहाँ पर वीडियो होगा, उसको आप देखिए, आप पता लग जाएगा कि आखिर कहानी क्या थी। उसके बाद जो देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का स्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो साम्राज्य का जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापक था, ने अपने शासन काल में तक्षशिला की जो है पश्चिमोत्तर भारत की राजधानी भी बनाया। और अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था के समय में तक्षशिला बौद्ध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी के बाद तक्षशिला को हिंदू ग्रीक राज्य बैक्ट्रियस ने अपने राज्य में मिला लिया और इसके पश्चात इंडो शाका राजा जो है मैसन, उस समय तक्षशिला के ग्रीक शासक जो है तक्षशिला को उसके हाथों से छीन लिया। उसके बाद देखा जाए तो सेसानियंस जो है राजपुरा तक्षशिला के जीत लिया और इस बात की पुष्टि जो है वहाँ प्राप्त जो है अनगिनत जो है तांबे के सिक्कों से होती है। तांबे के सिक्के मिलने के कारण हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो है कई राजाओं ने शासन किया। कालांतर में हुन राजा ने जो है बैथलिस्टर से गांधार एवं पंजाब को जीत लिया और बौद्ध पुरातात्विक प्रतीकों तथा स्तूपों को नष्ट कर दिया और उन्हें तब तक नहीं खोजा जा सका। तो देखा जाए तो कई बार यहाँ पर तक्षशिला ने राजाओं के जो है उतार चढ़ाव को देखा और ऐसे बहुत से जो है महानायकों को शिक्षा भी दिया। तक्षशिला जो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था और बौद्ध प्रचार और बौद्ध ज्ञान का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल थी। हम यहाँ बात करें पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत भटिंडा का, तो भटिंडा का अपना एक विशेष स्थान है। देखा जाए तो भटिंडा शहर का नाम भाटी गुजरों राजाओं के नाम पर रखा गया, यानी भटिंडा जो था वहाँ पर भाटी गुज्जर के राजा यहाँ पर राज करते थे। भाटी गुज्जर के राजा यहाँ पर राज करते थे, इसलिए जो है भटिंडा का नाम भटिंडा पड़ा।
ये जो है पंजाब पर 6ठी शताब्दी के शासन करते थे। ये इनका समय काल जो था, जो भट्टी गुजरे राजा थे उनका शासन काल 6ठी शताब्दी में थी और इसी समय काल से जो है इसका नाम भटिंडा रखा हुआ है। और यह शहर पंजाब के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। तो आप समझ सकते हो ये पंजाब का सबसे पुराना शहर है। भटिंडा को लोक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे लोक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लोक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो भटिंडा को जाना जाता है। और इस शहर को भारत का दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्थान और यहीं से आक्रमणकारी जो है भारत में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इसे भारत को का जो दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस शहर को जो है भारत का दरवाज़ा कहा जाता है, जहाँ से सभी आक्रमणकारी प्रवेश करते हैं। और इस शहर का प्राचीन नाम देखा जाए तो विक्रमगढ़ था। इसका प्राचीन नाम जो था विक्रमगढ़ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आगे हम बात करें तो 965 ईस्वी में भटिंडा पर हिंदू शाही राजा जयपाल का राज था। यानी देखा जाए तो 965 ईस्वी में भटिंडा पर हिंदू शाही राजा जयपाल का राज्य था और सुल्तान सुबुकीन और फिर मोहम्मद गजनी द्वारा यह आक्रमण किया गया। यानी मोहम्मद गजनी ने भटिंडा को जो है अपने अधिकार में लिया और 1004 ईस्वी में गजनी ने और 1189 ईस्वी में गौरी ने भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। यानी देखा जाए तो इस पर जो है सबसे पहले गजनवी ने जो है इस पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जा में लिया। उसके बाद गौरी ने भी भटिंडे किले पर कब्जा किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की तराई का पहले युद्ध में हराकर इसे पुण्य कर ले लिया। यानी देखा जाए तो ये जो है एक बहुत बड़ा इतिहास की तरफ जो है ये आगे ले जा रहा है, जहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराई के पहले युद्ध में हराकर भटिंडा पर अधिकार किया। वहीं देखा जाए तो इल्तुतमिश द्वारा रजिया सुल्तान का दिल्ली के शासक घोषित किया गया। तो भटिंडा के राजा राजपाल मलिक अलुद्दीन ने अन्य राजपालों के साथ मिलकर उन्हें विद्रोह भी कर दिया था। देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है, जब गुलाम वंश के पहली सल्तनत की विश्व की पहली जो है सुल्तान रजिया सुल्तान का शासक घोषित किया गया, तो उस समय भटिंडा के राजा राजपाल मलिक ने और बाकियों ने जो राजपाल थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, वो भी भटिंडा से। और रजिया को किला मुबारक भटिंडा में भी कैद किया गया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ रजिया को किला मुबारक में भटिंडा में ही कैद किया गया था, क्योंकि ये राजा सब खुश नहीं थे कि एक महिला जो है शासक बने, इसलिए इन्होंने विद्रोह का जो है बिगुल बजा दिया था। और इसके बाद यहाँ सिद्ध बराड़ों के शासन किया और फिर लोधी द्वारा उन्हें हटा दिया गया। तो कहते हैं एक के बाद एक राजा इस पे राज्य करते गए और उनका जो है आगे खत्म होता गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भटिंडा का भ्रमण किया, इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है कि गुरु जो है गोविंद सिंह जी ने भटिंडा का भ्रमण किया, यानी यहाँ पर आके घूमे। और भटिंडा धार्मिक एवं संस्कृति विरासत से भी समृद्ध शहर है। ईंटों से बना हुआ किला मुबारक यहाँ का सबसे पुराना व उच्च भवन है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ईंटों से बना हुआ किला मुबारक किला का नाम है, जहाँ का सबसे पुराना एवं उच्च भवन है। यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं। पुराने गुरुद्वारों पर स्थित जंगल के बारे में यहाँ कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने जय पूजी साहब का 1 लाख पाठ किया था। देखिए ये धार्मिक तौर पर से भी जो है भटिंडा का स्थान काफ़ी आदरणीय रूप में देखा जा सकता है और इसलिए इस जंगल को लाखी जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने जय पूजी साहब का 1 लाख पाठ किया था, इसलिए इस जंगल को लाखी जंगल भी कहा जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है भटिंडा का अपना एक विशेष स्थान रखता है। देखा जाए अगर हम बात करें पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान, तो पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत थनेसर का अपना एक विशेष स्थान है। थनेसर देखा जाए तो कई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और ये जो है थनेसर हरियाणा राज्य में सरस्वती सागर के किनारे स्थित थनेसर शहर इतिहास दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
यानी ये स्थान जो है सरस्वती सागर के किनारे स्थित है थनेसर। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। देखा जाए तो यह कुरुक्षेत्र जिले में आता है, यानी इसका जो है जिला कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र का ही एक पार्ट है थनेसर, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। थनेसर का नाम संस्कृत शब्द स्थानीश्वर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है भगवान का घर। यानी देखा जाए थनेसर इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर कई संस्कृति यहाँ पर मिली हुई है और जैसे देखा जाता है और इसका नाम का अर्थ आता है थनेश्वर यानी भगवान का घर, तो ये इसका मतलब कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर अवश्य घटी है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है। थनेसर का जो है स्थापना 6वीं शताब्दी के में जो है गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत हुई। जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ तब थनेसर की जो है स्थापना हुआ और माना जाता है कि भगवान शिव की उपासक जो है पुष्पभूति ने इसका जो है स्थापना की थी। अब देखिए इस पे जो है कुछ पुरातन कथा भी यहाँ पर जुड़ी हुई है कि भगवान शिव के उपासक जो है पुष्पभूति ने इसका स्थापना किया थनेश्वर का, इसलिए इसका जो है शाब्दिक अर्थ जो है भगवान का घर भी नाम पड़ता है। हर्षवर्धन वंश पर यहाँ पहला शासक था, जो हर्षवर्धन था यहाँ पर पहला शासक था जिसने इसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में अपने जीजा के मृत्यु के बाद उसने कनौज को भी थनेसर के साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात आता है कि हर्षवर्धन जो है पहला शासक था जिसने जो है अपनी राजधानी थनेसर को बनाया, लेकिन अपने जीजा की मृत्यु के उपरांत जो है इसने जो है इसको उसमें राज्य में मिला लिया। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इसने कनौज को भी थनेश्वर के साम्राज्य में मिला लिया। और देखा जाए तो 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने यहाँ आक्रमण भी किया और वह चक्रस्वामी मंदिर को लूट कर नष्ट भी कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि 1014 में मोहम्मद गजनी जब आक्रमण किया चक्रस्वामी मंदिरों को भी लूट कर नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि मोहम्मद गजनवी कभी 1009 में आ रहा है, कभी 8 में आ रहा है, कभी 14 में, कभी 13 में। तो मैं आपको बता दूं मोहम्मद गजनवी हमेशा भारत पे आता था, आक्रमण करता था और यहाँ से अपार धन लूट के अपने देश ले जाता था और अपने पीछे जो है हमेशा एक गुलाम शासक को यहाँ का गवर्नर बना कर जाता था। तो मोहम्मद गजनवी कुछ इसी तरह के जो है कार्य करता था और उसने थनेश्वर को भी नहीं बख्शा और 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किया और चक्रस्वामी मंदिर को लूट कर नष्ट कर दिया। और वह थनेसर के खूब धन एवं बंदी लेकर गजनी लौटा। यानी देखा जाए तो यहाँ के थनेसर में जितने धन थे सबको जो है यहाँ से लूट कर ले गया। यहाँ दारा सिकोह के सूफी उस्ताद शेख जो है चिल्ली का मकबरा भी है जिस पर पलियंस स्थापत का प्रभाव देखा जा सकता है। कहते हैं थनेसर जो है में कई सिख गुरुओं का भी दर्शन दिए, भाई इसकी याद में यहाँ जो है गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं, जैसे गुरुद्वारा तीसरी, 7वीं पताशी, 9वीं पताशी। देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर गुरुद्वारा बनाए गए हैं गुरुओं के याद में, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है अक्सर दर्शन देने के लिए आते थे। तो थनेश्वर इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। कहते हैं 1947 में भारत के बंटवारे के उपरांत यहाँ एक जो है बड़ा जो है शरणार्थी कैंप भी लगाया गया था। जब भारत, आपको पता ही होगा कि 1947 में जो भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुई थी तो बहुत से शरणार्थी जो थे पाकिस्तान से इंडिया में आए थे और इंडिया से जो है पाकिस्तान में गए थे। तो जो शरणार्थियों के रहन सहन खान पीन का व्यवस्था किया गया था तो वो स्थल थनेसर थी और इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इसके पास ही शहर का विकास होने लगा, यानी उसके बाद जो है शहर का काफ़ी विकास हुआ और 23 जनवरी 1973 में एक नए जिले कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई। कहते हैं कुरुक्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रही और थनेसर इसका मुख्य शहर बनाया गया। यानी थनेसर जो है कुरुक्षेत्र का ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह भगवान शिव की समर्पित जो है स्थानेश्वर यानी महादेव दुख भजन महादेव मंदिर भी है। तो यहाँ पर शिव जो है भगवान शिव का मंदिर भी बनाया गया है, इसलिए भी ये स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं हिंदू धर्म में जो शिव को मानते हैं वो यहाँ पर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भजन महादेव मंदिर है तो उसको देखने के लिए जो है जाते हैं और अपने दुख दर्द को जो है यहाँ पर छुटकारा पाते हैं। तो ये थनेश्वर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम यहाँ बात करें पंजाब के ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत
कुंडल वन की। तो कुंडल वन का अपना एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर कुंडल वन देखा जाए तो एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर बहुत से कर्मकांड होते हैं, क्योंकि जैसे नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कुंडल वन, क्योंकि एक तरह का ये वन प्रदेश है, तो इसलिए भी यहाँ पर जो है धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान के रूप में ये जाना जाता है। यह मनमोहक कश्मीर घाटी श्रीनगर के समीप स्थित है। देखिए ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसका जो स्थल है वो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी और श्रीनगर के समीप है। और आपको तो पता ही होगा कश्मीर और श्रीनगर कितने महत्वपूर्ण स्थल है टूरिज्म के अंतर्गत, तो इसलिए भी कुंडल वन का अपना विशेष स्थान यहाँ पर रहता है। देखा जाए तो कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क ने 120 ईस्वी में यहाँ बौद्ध संसद का आयोजन किया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कनिष्क ने 120 ईस्वी में यहाँ बौद्ध संसद का आयोजन किया था, और यही बात माना जाता है कि यह संसद में 500 से अधिक जो है मठवासी एवं विद्वान छात्रों ने भाग लिया। तो ये इसलिए भी कुंडल वन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है कि यहाँ पर 500 से अधिक जो है मठवासी और विद्वान छात्रों ने भाग लिया, और इसकी अध्यक्षता महान बौद्ध विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई। तो ये और भी महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है कि इसका जो है प्रतिनिधि जो है वसुमित्र द्वारा की गई। इसने इस संसद से ही महाविभास का संकलन भी किया गया। अब देखा जाए तो आप सोचिएगा कि महाविभास क्या होती है। तो यहाँ पर देखा जाए महाविभास का जो है संकलन करने का मतलब ये होता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। जो बौद्ध धर्म होते हैं उनका विश्वकोश कहलाता है। इसी के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अश्वशोध एक अन्य विद्वान जिसने त्रिपिटक एवं टिप्पणी लिखी इस संसद का उपसभापति बनाया गया। यानी देखा जाए आपको त्रिपिटक पता ही होगा जिसको अश्वशोध ने लिखा था, और इसको ही इस संसद का उपसभापति के रूप में चयनित किया गया। और इस संसद में पाली के स्थान पर पहली बार संस्कृति भाषा में जो है हर बात को रिप्रेजेंट की गई। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि संसद में पाली के स्थान पर संस्कृति भाषा का महत्व दिया गया, और पहली बार प्रस्तावों में निर्णय आदि को लेखबंद करने का निर्णय भी किया गया। पहली बार कि सारे जो है विचारों को जो है लेखबंद करेंगे। लेखबंद का मतलब होता है लिखित रूप में रखेंगे। कहते हैं लिखित रूप में कोई चीज़ होने से उसमें बदलाव नहीं आता। जैसे हमारे भारत का संविधान जो है लिखित रूप में है तो उसमें बदलना मुश्किल कार्य होता है, लेकिन चलिए जो होता है तो समय के साथ आपको पता लग ही जाता है। अगर हम बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं के व्याप्त मत और मंत्राओं के वजह से बौद्ध धर्म का जो है बंटवारा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि कुंडल वन ही ऐसा स्थान है जहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है बंटवारा हुआ, और ये दो शाखाओं में जो है विभक्त हो गया, एक हीनयान महायान। पहले बौद्ध धर्म एक हुआ करता था, लेकिन कुछ विचारों के जो है मतमुटाव के कारण जो है इसकी दो शाखाओं में विभक्त हो गया, एक हीनयान एक महायान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यहाँ देखा जाए तो वसुमित्र, अश्वशोध और नागार्जुन व पार्श्व जैसे दिग्गजों के आगमन और बौद्ध धर्म पर होने वाली चर्चाओं के कारण यह बौद्ध अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, क्योंकि सारे जो यहाँ पर आगमन हुए और जो यहाँ पर बहुत सी बात विचारधारा रखी गई, इस कारणों से भी जो है बौद्ध धर्म के लिए ये काफ़ी जो है पूजनीय स्थान माना जाता है। कहते हैं कुंडल वन का जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहता है, और ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। अगर हम पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत बात करें तो लाहौर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपको हर एक कक्षा में हर एक सेमेस्टर में आता है, लेकिन इसके बारे में आप जहाँ से भी मर्जी ज्ञान प्राप्त करें तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। लाहौर की बात करें तो लाहौर आधुनिक पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। आधुनिक पाकिस्तान का जो आज का पाकिस्तान है उसका दिल जो है लाहौर है। पाकिस्तान की संस्कृति राजधानी कहे जाने वाले लाहौर शहर भारत के उत्तर पश्चिमी में रवि नदी के किनारे पर स्थित है। आप सोचिएगा कि ये भारत के उत्तर पश्चिमी में रवि नदी किनारे पर कैसे स्थित है, तो पाकिस्तान में है। दोस्तों जो रवि नदी निकलती है वो देखा जाए तो पाकिस्तान से भी निकलती है, और ये जो लाहौर है वो पाकिस्तान से निकलने वाली रवि नदी के किनारे स्थित है।
और जो भारत में भी प्रवेश करती है नदी। तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में है, पाकिस्तान में ही है लेकिन भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और यह पंजाब का सबसे बड़ा नगर है, इसलिए इसको दिल भी कहा जाता है। सारे गतिविधियां जो होती है राजनीतिक वो कहीं ना कहीं लाहौर में ही होती है, इसलिए बहुत बड़ा शहर है ये। यह विभाजित पंजाब की राजधानी भी रहा है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब ये पंजाब की राजधानी लाहौर थी। कब? जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। इस शहर ने अपने ऊपर हिंदू, बौद्ध, ग्रीक, मुस्लिम, सिख एवं ब्रिटिश हुकूमत के बनते बिगड़ते को भी देखा। कहते इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये कि इस शहर ने अपने ऊपर हिंदू, बौद्ध, ग्रीक, मुस्लिम, सिख एवं ब्रिटिश हुकूमत को बनते और बिगड़ते देखा, इसलिए भी इसका महत्व और बढ़ जाता है। तुर्की आक्रमण के समय यहाँ हिंदू शाही राजवंश का जो है शासन था। जब तुर्की आक्रमण हुई थी तो यहाँ पर हिंदू शाही राजवंश का यहाँ शासन चलता था। उस समय वहाँ का शासक जयपाल हुआ करता था, यानी उस समय का जो राजा था, हिंदू राजा, वो जयपाल था। और सन 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराया। देखिए ये समय था जहाँ मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, और भारत पर आक्रमण करने के सबसे प्रथम जो था उसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराया और देखा जाए तो लाहौर को अपने कब्जे में लिया। महमूद ने मलिक अजय को यहाँ का गवर्नर बनाकर इसे गजनी साम्राज्य की राजधानी भी बनाया। देखिए गजनी जो साम्राज्य था उसकी राजधानी लाहौर बनी, और ये जो हुआ था मोहम्मद गजनवी के समय हुआ था। गजनी साम्राज्य के पतन के पश्चात जब गजनवी समाप्त हो गया था, क्योंकि देखा जाए तो गजनी के समाप्त होते ही गुलाम वंश का भी अंत हुआ था, तो उसके पतन के पश्चात लाहौर विभिन्न मुसलमान राजवंश के प्रभुता में रहा। यानी बहुत से मुसलमान शासक आए जिनके प्रभुता में जो है लाहौर फली फूली, और इसमें दिल्ली सल्तनत के खलजी, तुगलक, सैयद लोधी, शूरी राजवंश शामिल थे। यानी ये सबके सब जो है लाहौर पर अपना राज्यवंश को स्थापित करने में महत्वपूर्णता दिखाई। कहते हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के शासन के आरंभिक दौर में भी लाहौर दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी रही। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, सुल्तान कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश जो थे गुलाम वंश के शासक थे, और उनके समय काल में क्योंकि इनको जो है मोहम्मद गजनवी ने इस साम्राज्य को सौंपा था, उसके पश्चात देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी और इल्तुतमिश ने भी जो है लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बनती है। देखा जाए तो मुगल शासनकाल के दौरान लाहौर अपनी स्थापना काल के शिखर पे रहा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ गतिविधियाँ हुई। तो कहते हैं मुगल के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण इसका स्थान रहा। इसी समय में यहाँ मशहूर लोहरी गेट का भी निर्माण हुआ। जो लोहरी गेट है उसका निर्माण भी मुगल शासनकाल के दौरान हुई, और जहांगीर के पुत्र शाहजहां का जन्म भी लाहौर में ही हुआ था। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बनता है। जहांगीर जो कि अकबर का देखा जाए तो पुत्र था, तो जहांगीर के पुत्र शाहजहां का जन्म यहाँ हुआ। यानी देखा जाए तो अकबर के पोते का जन्म जो है लाहौर में हुआ। शाहजहां ने लाहौर में बहुत सारे भवनों के साथ साथ शालीमार बाग का भी निर्माण करवाया। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे भवनों के साथ साथ शालीमार बाग का भी निर्माण करवाया, और औरंगजेब के काल में यहाँ बादशाही मस्जिद और आलमगीरी दरवाजे का भी निर्माण करवाया गया। तो ये हर एक समय काल में जो है लाहौर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। गुरु अर्जन देव ने लाहौर के डब्बी बाज़ार में बाउजी का निर्माण किया। ये काफ़ी महत्व था, कहते गुरुओं ने, जो गुरु अर्जन देव जी थे, उन्होंने लाहौर के डब्बी बाज़ार में बाउली का निर्माण किया हुआ। जहांगीर के निर्देश अनुसार यही उन्होंने जो है 1606 में शहीद कर दिया गया था। यानी जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने के लिए कहा गया था, तो 1606 में यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी को शहीदी भी प्राप्त हुई थी। बाबा बंदा बहादुर सहित हजारों अन्य सिखों को मुगलों द्वारा यही अत्याचार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए भी ये काफ़ी जो है आदरणीय स्थान माना जाता है लाहौर, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे घटना घटी जो इतिहास को ही बदल के रख दिया। जहाँ अब गुरुद्वारा शहीदगंज भी स्थित है, यानी शहीदगंज जो है लाहौर में स्थित है, जो काफ़ी महत्व रखता है।
1761 ईस्वी में जस्सा सिंह और अहलूवालिया ने ख्वाजा अवैध को हराकर लाहौर पर कब्जा भी किया और 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे अपने अधीन किया व इसे अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाया। तो देखा जाए तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी लाहौर को अपना महत्वपूर्णता देते हुए उसकी राजधानी बनाई। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज ने इसे अपने अधीन कर लिया और पंजाब प्रांत की राजधानी बना दी। तो जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, कहते हैं अंग्रेज ने भी जो है इसको पंजाब प्रांत की राजधानी जो है लाहौर को बना दी और 20वीं शताब्दी के मध्य तक लाहौर भारतीय स्वतंत्रता लहर का केंद्र बिंदु रहा। स्वतंत्रता के जितने भी कार्य प्रणाली हुई, कहीं ना कहीं लाहौर को जो है मुख्य रखा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कांग्रेस के लाहौर सत्र में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की गई, यानी लाहौर सत्र में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई और लाहौर जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी कैद किया गया। जतीन दास की मृत्यु यहीं पर हुई थी। भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी लाहौर जेल में ही। और इसी तरह लाहौर में कांग्रेस के जो है 1940 सत्र में पाकिस्तान बनाने की मांग भी जो है लाहौर में रखी गई। तो देखा जाए तो लाहौर की काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनता है। सदियों से लाहौर वाणिज्यिक व्यापार का सेंटर रहा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हर तरह के जो है व्यापार होती थी, इसलिए भी लाहौर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज भी है, इसकी महत्ता खोई नहीं है। यहाँ से अफगानिस्तान, पैरिस, मध्य एशिया से व्यापार होना एक स्वाभाविक था, क्योंकि ये ऐसा स्थान था जो सभी राज्यों से मिलते थे, देशों से मिलते थे। लाहौर शहर अपने बहुत सारे किले, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गार्डनों के लिए पहचाना जाता है। इसलिए देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। अगर महत्वपूर्णता की बात करें तो पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत उच्च, अब देखिए इस शहर जो है उच्च काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछा है और हमेशा इम्पोर्टेंट रहता ही है। उच्च की बात करें तो 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान द्वारा स्थापित उच्च नगर, यानी इसकी स्थापना किसने किया था? सिकंदर महान ने, जो कि 325 ईसा पूर्व में था। तो इसका जो है स्थापित उच्च नगर के रूप में था उस समय और एक महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक शहर भी है, क्योंकि इसका सिकंदर महान ने स्थापित किया, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। और इसे पहले अलेक्जेंड्रियस के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे पहले अलेक्जेंड्रियस के नाम से भी जाना जाता है। और यह पठानकोट में चेनाब और सतलुज संगम से जो है 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी पठानकोट और चेनाब और सतलुज के संगम स्थल से जो है 100 किलोमीटर दूरी पर जो है उच्च से नगर स्थित है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विक्रमजीत के आने से पहले यहाँ जैन व बुद्ध शासन करते थे। इतिहासकारों को मानना है, उनकी विचार जो है कि विक्रमजीत के आने से पहले जैन और बुद्ध शासन यहाँ करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग जो है इस पर शासन करते थे उच्चे पर। लेकिन देखा जाए तो सिकंदर का निवास स्थान पठानकोट था। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिकंदर का निवास स्थान पठानकोट था और 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यहाँ आक्रमण किया गया, यानी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है इस पर आक्रमण किया गया और यह आक्रमण महत्वपूर्ण थी। मुस्लिम शासन में उच्च इस्लामिक शिक्षा का केंद्र भी जो है उच्च ही रहा। मुस्लिम शासन में उच्च शिक्षा जो थी इस्लामी के यहीं पे दी जाती थी और दिल्ली सल्तनत के शासकों ने 13वीं शताब्दी में यहाँ दबदबाया बना रखा। 13वीं शताब्दी में जो है काफ़ी इस पर जो है शासकों ने दबदबा रखा और उच्च शरीफ में कई सूफियों के मकबरे भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसे साइज जयाद उल दीन बुखारी और उसके परिवार का मकबरा व उसके साथ कई गुबंदकार मकबरे भी सम्मिलित है। बहात अलीम का जो है मकबरा जो उसके शिष्य द्वारा बनवाया गया था। बीबी जयविंदी का भी मकबरा यहीं पर स्थित है, यानी बीबी जयविंदी का भी मकबरा यहीं पर है और ये इस्लामी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं तथा ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में भी गिने गए हैं। देखा जाए तो यूनेस्को ने भी इसको जो है विश्व धरोहर के रूप में जो है उच्च स्थान दिया है। तो इस पॉइंट व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है उच्च स्थल बन जाती है और देखा जाए तो इसका अपना भी महत्व रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उच्च एक ऐसा स्थान है जिसको यूनेस्को ने जो है इसको विश्व धरोहर माना है।
तो इसका मतलब देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थल है। अगर हम यहाँ बात करें पंजाब के ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत ठट्टा की, तो ठट्टा का एक अपना ही विशेष स्थान रहता है। ठट्टा सिंधु नदी के डेल्टा पर स्थित सबसे प्राचीन शहर है। प्राचीन का अर्थ होता है ये बहुत पुराना शहर है। ठट्टा जो है सिंधु नदी के डेल्टा का मतलब होता है जहाँ पर पानी एकत्र रहता है, ठीक है। उसके बाद जो क्षेत्र बनी थी तो वहाँ पर जो है ये शहर बसी हुई है। इसका मतलब देखा जाए तो ये उपजाऊ क्षेत्र में भी आता है। और यह कराची पाकिस्तान से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कराची जो कि पाकिस्तान में है, कराची से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है ठट्टा शहर बसा हुआ है। और यहाँ कई पुरातत्व स्थल और प्राचीन स्मारक भी वहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन है इसलिए हमें पुरातत्व स्थल भी और प्राचीन स्मारक भी देखने को मिल जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि ठट्टा सिकंदर के आक्रमण के समय सिंधु नदी का मुख्य बंदरगाह था। बहुत से इतिहासकार ये मानना है इनका कि ठट्टा जो था सिकंदर के आक्रमण के समय सिंध नदी की मुख्य बंदरगाह था। ठट्टा शब्द एक सिंधी शब्द ठट या ठट्टी से लिया गया है, जिसका अर्थ नदी किनारे छोटी बस्ती से होता है। यहाँ ठट्टा देखा जाए तो इसका अर्थ ही यही होता है कि ठट भी कहते हैं और ठट्टी भी कहते हैं। और ये जो है इसका अर्थ ये होता है कि किसी नदी के किनारे बसी हुई छोटी सी बस्ती। ऐतिहासिक लेखकों के अनुसार ये एक धनी आबादी वाला समृद्ध व्यापारी इलाका था जहाँ कई संत एवं विद्वान रहते थे। तो क्योंकि ये ठट जो है देखा जाए तो पुराना प्राचीन शहर है, तो इसलिए यहाँ पर व्यापारिक गतिविधि होना एक आम बात बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर कई तरह के संत जो विद्वान हैं वो यहाँ पर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जो काफ़ी महत्व बनाता है इस शहर को। 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मलस्की के कब्रिस्तान से पता चलता है कि यहाँ 3 राजवंश ने राज किया। देखिए, हम अगर वहाँ का प्राथमिक अध्ययन करें तो इसे पता लगता है जो वहाँ कब्रिस्तान बनी हुई है, तो कब्रिस्तान के अंदर 3 राजवंशों की जो है वहाँ समाधि देखने को मिला है। देखा जाए तो सम है, अर्धून है और तरी खान है, ने राजा राज किया। यानी यहाँ पर 3 राजवंशों का जो है कब्रिस्तान है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर 3 राजा जो थे राज्य किया। सर्वप्रथम अगर बात हम करें सम का, तो सम वंश के शासक जम निजाम उद्दीन के अधीन ठट एक मुख्य जो है सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र था। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण बनता है कि जम जो है निज़ाम उद्दीन के अधीन ठट एक मुख्य जो है सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। कहते हैं उसके उपरांत भाइयों ने इसके जो है इसमें युद्ध छिड़ गया और जिसके फ़ायदा उठाते हुए आउद्दीन वंश ने इसे अपने अधीन कर लिया। कहते हैं जब 2 भाई लड़ेंगे तो तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा। तो यही बात आउद्दीन वंश के शासक ने यहाँ देखा। नादिर शाह के सिंध पर कब्जा करने के बाद ठट्टा जो नगर का पतन होने लगा। यानी देखा जाए नादिर शाह के सिंध पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे जो है ठट नगर का पतन होने लगा। ये समाप्ति की अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई। और इसके अलावा देखा जाए तो सिंधु नदी के दूर होने के कारण भी इसका महत्व कम होने लगा, क्योंकि सिंधु नदी से दूर होना कई मायने में जो है उपजाऊ भूमि का खत्म होना के बराबर हो गया, जिसके कारण ये धीरे धीरे पतन की उस राह पे चला गया, जिसका जो है पतन होना स्वाभाविक बना दिया। 1843 में अंग्रेज ने सिंध पर कब्जा कर लिया। वह 1854 में जो है ठट्टा नगर पालिका स्थापित हो गई और वह कई निवास स्थल बनाए गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। संपर्क साधनों एवं आधारित संरचनाओं में सुधार के बाद यह नगर काफ़ी समृद्ध हो गया। कहते हैं समय के साथ जो घाव लगी थी वो भरा और आगे चल के जो है इस पर काफ़ी संरचनाओं में सुधार किया गया, काफ़ी जो है इनके संपर्कों को साधने का जो है माध्यम बनाया गया और उसके बाद ये नगर आज जो है काफ़ी समृद्ध है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत जालंधर की, तो जालंधर का भी एक अपना महत्वपूर्ण कहानी है, महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके समक्ष रखूँगा। भारत की आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1953 तक
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है। देखिए, भारत की आज़ादी 1947 में हुई थी और उससे लेकर 53 तक, जब तक कि चंडीगढ़ नहीं बना था, चंडीगढ़ उस समय अस्तित्व में नहीं था। जालंधर पंजाब की राजधानी थी। जालंधर जो थी पंजाब की राजधानी थी। अभी के समय देखा जाए तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन जब चंडीगढ़ का जो अस्तित्व नहीं था उस समय पंजाब की राजधानी जालंधर हुआ करती थी। और इससे पूर्व में लुधियाना जिला, पश्चिम में कपूरथला और उत्तर में होशियारपुर और दक्षिण में फिरोजपुर। तो देखा जाए तो जालंधर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पूर्व में लुधियाना जिला है, पश्चिम में अगर चले जाइए तो कपूरथला है जहां पर रेलवे के पुर्जों का निर्माण होती है। अगर उत्तर की बात करें तो होशियारपुर और दक्षिण में फिरोजपुर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ जालंधर से बनती है। जालंधर का नाम एक प्रांतीय शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी के भीतर का जगह। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जालंधर का नाम प्रांतीय शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पानी के भीतर की जगह, क्योंकि यह सतलुज एवं व्यास नदी के बीच में स्थित है। अब इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है इसलिए क्योंकि यह सतलुज और व्यास नदी के बीच में स्थित है। जालंधर एक बेहद पुराना एवं ऐतिहासिक शहर है जिसका जिक्र पुराणों एवं महाभारत में भी देखने को मिला है। ये तो आपने भी देखा होगा कि जालंधर नाम के व्यक्ति था जो शिव से बार बार उकसाते थे। तो ये सारी कहानी पुरानी कथाओं में है और ये महाभारत की कुछ पुरानी कथाओं में भी जालंधर का जिक्र आता है। जालंधर को राम के पुत्र लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। देखा जाए जालंधर को राम के पुत्र दो थे, लव और कुश, तो लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जालंधर को जाना जाता है। और प्राचीन काल में जालंधर सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत से चीज़ें जो है हमें जालंधर के क्षेत्रों से भी मिली है, इसलिए भी इसका महत्ता और बढ़ जाती है। कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क जो कि 120 ईस्वी में यहाँ बौद्ध संसद का आयोजन किया था। देखिए, कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क जो कि 120 में यहाँ पर बौद्ध संसद का आयोजन किया था। बौद्ध का जो विचारधारा होती थी इस संसद में बताई जाती थी। माना जाता है कि उसे संसद में 500 से अधिक जो है मठवासी व विद्वान छात्रों ने भाग लिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुषाण ने जो 120 ईसा में जो है बौद्ध संसद का आयोजन किया था उसमें 500 से भी अधिक जो है मठवासी और विद्वानों ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता महान बौद्ध विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई थी। यानी इसका अध्यक्ष जो थे विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई थी और उसने इस संसद को से ही महाविभाग का आंकलन भी किया जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। अश्वघोष एक अन्य विद्वान जिसने त्रिपिटक पर जो है टिप्पणी लिखी थी। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है जालंधर की कि अद्रशोध एक अन्य विद्वान जिसने त्रिपिटक पर अपनी टिप्पणी लिखी थी और वह इस संसद का उप सभापति भी था। और इस संसद में पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा में है और पहली बार प्रस्तावों और निर्णय आदियों को लेखबंद करने का निर्णय भी लिया गया। बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं में व्याप्त मतांतरों के वजह से बौद्ध धर्म का बंटवारा मुख्य रूप से 2 शाखाओं में हीनयान महायान में हो गया, वो भी जालंधर में ही हुआ। आपको तो पता ही होगा कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटी हुई है, एक हीनयान एक महायान, और इसका जो सूत्रपात हुआ कहीं न कहीं जालंधर में हुआ। बौद्ध धर्म के इतिहास में संसद एक अन्य महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक महत्व की घटना मानी जाती है जहाँ पर जो है बौद्ध को 2 भागों में बांटा गया। तो ये इसका गवाह स्थल जो थी जालंधर थी। वे सांग ने अपनी यात्रा के दौरान जालंधर में मठों और बिहारों स्तूपों को भी देखा और 1707 में जालंधर पर अलाउद्दीन खलजी तथा जो है फिर बाबर ने इस पे कब्जा कर लिया, क्योंकि ये समय काल थी जब बाबर यहाँ पर कंडीशन बहुत ही जो है सुलभ माना और उसने जो है इस पे कब्जा कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जालंधर पर 12 मिसालों का जो है गढ़ का अधिकार रहा और 1857 की आज़ादी के युद्ध में जालंधर का महत्वपूर्ण भूमिका भी रहा।
तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जालंधर ब्रिटिशर के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु भी रहा और जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां होती थी कहीं ना कहीं जालंधर में भी इसका सूत्रपात होता था। तो इसलिए देखा जाए तो जालंधर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनती है। कहते हैं आध्यात्मिक तौर पे भी जालंधर का अपना विशेष स्थान रहता है और ऐतिहासिक तौर पे भी और आज़ादी के अंतर्गत भी। तो यहाँ पर देखा जाए तो जालंधर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत कंगड़ा का, तो कंगड़ा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। देखा जाए तो कंगड़ा आज धर्मशाला शहर से 17 किलोमीटर दूरी पर जो है कंगड़ा शहर स्थित है। दोस्तों ये आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि धर्मशाला आपको पता होना चाहिए कि धर्मशाला जो है कई मैचों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर मैच खेली जाती है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये सिर्फ जो है धर्मशाला शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर कंगड़ा शहर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हिमाचल के सबसे जो है महत्वपूर्ण घाटियों में से आता है। यानी देखा जाए तो हिमाचल की सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पोर्टेंट घाटियों में कंगड़ा का स्थान महत्वपूर्ण आता है। और यह जो है ब्यास नदी से बहती है, यानी यहाँ पर से है जो है ब्यास नदी निकलती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ब्यास नदी जो है यहाँ से निकलती है। वर्तमान कांगड़ा जिला का अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं है। कांगड़ा का जो है यहाँ पर पुनर्गठन 1 सितंबर 1972 को अस्तित्व में आया। कोई बहुत बड़ी लंबी स्टोरी नहीं है, इसका अस्तित्व जो है बहुत ही कम है। 72 में आया था, 1972 में। और जो हिमाचल सरकार ने इसका जो है पुनर्गठन किया था। पहले ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है इसको अलग जो है ज़िला में बदल दिया गया कांगड़ा को। तो ये जो हुआ 1 सितंबर 1972 में हुई। 1 नवंबर 1986 तक जब इस ज़िले को हिमाचल प्रदेश के दिया गया, वह क्षेत्र के हिसाब से पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला था। यानी देखिए इससे पहले जो था ये पंजाब का ज़िला था, लेकिन 1 नवंबर 1966 में इसे हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। तो ये तो हमेशा चलती रहती है, राज्य का बंटवारा आए दिन होते रहते हैं और नए राज्य जो है बनते रहते हैं। अब इसकी किसका कारण क्या है इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं क्या पता उनको इसमें स्वार्थ हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से ज़िले जो है राज्य हैं उनको टुकड़े टुकड़े करते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारे जो इतने कम है राज्य बहुत से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने टुकड़े हो रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये पहले पंजाब का ही पार्ट था, लेकिन बाद में जो है हिमाचल प्रदेश को ये क्षेत्र को दे दिया गया। कांगड़ा जिले के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य तहसील नीरपुर भी आता है, कांगड़ा, पालमपुर, दोहरा, गोपीपुर और हमीरपुर भी आती है। तो ये सारे जो है कांगड़ा जिले के अंतर्गत जिले हैं जो इसके अंतर्गत आता है, जो महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है। प्राचीन काल में इसे नगर कोट कहते थे। जो प्राचीन समय देखा जाए तो पुरातन समय में इसको जो है नगर कोट के नाम से जाना जाता था। वह त्रिगर्तला कहा जाता था। वह इसे चंद्रवंशी को कटोच क्षेत्रीय राजपूतों का स्थापित किया था। और इसे देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ कुरु के शासक युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम के नाम पर इसको भीमनगर भी कहा जाता था। यानी देखा जाए तो पुरानी कथा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि ये इंद्रप्रस्थ कुरु के शासक युधिष्ठिर के छोटा भाई भीम, इसलिए इसको भीमनगर के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन के शासन के में वह सांग जालंधर में 635 ईस्वी में आया और अपने लेखन में उसने कांगड़ा के बारे में भी बहुत कुछ उल्लेख किया। यानी देखा जाए तो हर्षवर्धन के शासन में जो व्यंस संघ आया था उसने कांगड़ा के विषय में भी विस्तार पूर्वक बताया अपने लेखों में। और यहाँ तक राजतरंगिणी में दिए गए कश्मीर के इतिहास से पता चलता है कि कश्मीर के राजा शंख वर्मा, जिनका समय काल थी 883 से लेकर 903 ईसा, कतरीगथा के राजा पृथ्वी चंद का प्रभुत्व था। यहाँ पर कांगड़ा में जो था पृथ्वी चंद का काफ़ी प्रभुता था। और 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने नगर कोट पर आक्रमण किया। यानी गजनवी भी जो है इसको अपने अधीन किया था। यानी 1009 में मोहम्मद गजनी ने नगर कोट पर आक्रमण किया और यहाँ से अथाह धन संपत्ति को लूट के ले गया। क्योंकि जब भी
मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता था। यहाँ से जो है हजारों घोड़ा हाथी से जो है और जो है ऊँटों से जो है धन संपत्ति यहाँ से लूट के ले जाता था। उसका कार्य यही था और हमेशा जो है एक गुलाम वंश को यहाँ छोड़ जाता था। 1337 के मोहम्मद तुगलक व 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कंगड़ा के जो है किले पर भी कब्जा किया। यानी ये समय काल था जहाँ पर जो ऐसे किले पर जो है कब्जा किया गया। फिर जहांगीर ने 1619 से 1620 में गुलेर के राजाओं की सहायता से कंगड़ा पर प्रभुता स्थापित कर लिया। यानी उसके बाद जहांगीर का यहाँ पर प्रभुता रहा कंगड़ा में। और मुगलों की शक्ति को छीन होने पर राजा संसार चंद दो ने इसे वापस हासिल किया। यानी जब मुगलों की शक्ति छीन हो गई, मुगलों की शक्ति खत्म हो गई, तो यहाँ देखा जाए तो राजा संसार चंद दो ने इसे वापस हासिल किया। परंतु महाराजा रणजीत सिंह से संघर्ष में हारने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 में कंगड़ा किले पर कब्जा भी किया।